प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज नवाज शरीफ साहब ने एक मीडिया टॉक की है। 3 रिपोर्टर्स के साथ होने वाली इस मीडिया टॉक में उन्होंने अपने ख़ानदान पर होने वाले जुल्म सितम की कहानी सुनाई है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने दौरे हुकूमत और इमरान खान के दौरे हुकूमत का मवाजना किया है, उसकी मुआशी सूरत हाल का मवाजना किया है और साथ ही साथ ये मुतालबा भी किया है कि अगर उनके ऊपर बनाए जाने वाले मुकदमात दुरुस्त थे और आज ये एहसास हो रहा है कि वो उन पर बनाए जाने वाले मुकदमात गलत थे तो फिर इसका इजाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो ड्रैकोनियन लॉ है, अगर वो ड्रैकोनियन लॉ है और उसके नतीजे में मुझे निकाला गया तो फिर उसका इजाला होना चाहिए। ये मुतालबा भी नवाज शरीफ साहब ने किया है। साथ ही साथ जो मवाजना उन्होंने किया अपनी मुआशी सूरत हाल का, अपनी हुकूमत की और इमरान खान की हुकूमत की, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन 2-3 डेवलपमेंट्स और हैं। एक तो आज कामरान टेसोरी साहब को गवर्नर सिंध लगा दिया गया है। अप्रैल से ये सीट खाली थी और आज यहाँ पर तैनाती या तकर्रुरी की गई है और गवर्नर जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर 5 वो नाम जो MQM ने जो है वो सजेस्ट किए थे या दिए थे गवर्नर लगाने के लिए, उनमें से किसी भी शख्स को गवर्नर नहीं लगाया गया और एक ऐसा नाम सामने आया जिस पर बहुत सारे लोगों को हैरत हुई है और हैरत होने की कई वजूहात हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, ANP ने हुकूमत इत्तेहाद से अलहदा होने की धमकी दी है। इससे पहले जब इंतखाबात मुलतवी हुए थे तो इस पर पीपल्स पार्टी ने बड़ी नागवारी का इजहार किया था और कहा था कि जी हुकूमत ने हमसे मुशावरत नहीं की और बिलावल साहब ने तो इसको लाडले के लिए एक फेवर करार दे दिया था। और आज जब इंतखाबात मुलतवी होने के लिए हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है तो उस पर ANP ने इतनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है कि अगर ये इलेक्शन मुलतवी हुए तो हम इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे। इसकी वजूहात क्या हैं और हुकूमत की जो मजबूरियां हैं उसको इत्तेहादी जमात ANP क्यों नहीं समझ रही, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और आज के प्रोग्राम में मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिक अकाउंट समयशी में पेश हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया और करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें 10 पैसे और 18 पैसे फी मुरब्बा मीटर में लीज पर दी गई और साल हो गए हैं और 1261 एकड़ की जो ज़मीन पर 8 अरब 11 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है साल से। तो इस पर जो है वो आज के प्रोग्राम में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि ये कहानी क्या है। लेकिन मैं तारुफ मेहमानों का कराते हुए गुफ्तगू करता हूँ। मेरे साथ सैयद हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर। अंदीब अब्बास साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान मुजाहिद बलोच साहब हमें ज्वाइन करेंगे, MQM के रहनुमा। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा, लेकिन एमल वली साहब से मैं ज़रा प्रोग्राम के शुरू में चाहूँगा कि ज़रा उनका मौक़िफ़ ले लूँ। एमल वली साहब, इंतखाबात के हवाले से ये जो दरख्वास्त हुकूमत ने डाली है इलेक्शन कमीशन को कि इसको मुलतवी कर दिया जाए क्योंकि एक सियासी जमात का धरना या लॉन्ग मार्च मुतवक्के है, तो इस सिलसिले में आपसे मुशावरत नहीं हुई क्या? नहीं जनाब, हमसे इस तरह की कोई मुशावरत नहीं हुई थी। और आपने जो इंट्रो में कहा कि असल में हमें बताए तो सही कि अगर बात सिर्फ यही है कि ये कुछ टोला निकल के स्ट्राइक करेगा, रैली करेगा और उसकी वजह से इलेक्शन नहीं होंगे, तो ये तो मेरे ख्याल में आप पूरे सिस्टम की बेहुरमती कर रहे हैं। ये तो कोई टोला नहीं, ये तो ऐसी छोटा जत्था सा है जिसका सोच यही है कि जमहूरियत और मुआशरे को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाए। मेरे ख्याल में तो ये कोई मुझे तो आपके ख्याल में हुकूमत जो है इस वक्त और इत्तेहादी हुकूमत है, तो मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी हुकूमत और बाकी जमातें ये खामखा घबरा रही हैं एक सियासी जमात के लॉन्ग मार्च से जिसकी आप समझते हैं कोई अहमियत नहीं है, तो ये ज्यादा घबरा गई हैं? मेरे ख्याल में मैं भी वही बात करूंगा कि इनको घबराने की जरूरत नहीं है, इनको नहीं घबराना चाहिए। और मैंने तो बिल्कुल अपने हुकूमत को, इत्तेहादी हुकूमत को तो मैंने इतने तक गारंटी दी है कि आप इलेक्शंस कराएं। पुख्तनख्वा में इलेक्शंस के भी हम जिम्मेवार हैं, इधर फौज की भी जरूरत नहीं, FC की भी जरूरत नहीं, रेंजर्स की भी जरूरत नहीं। इनकी हुकूमत है, इनकी हुकूमत में होते हुए इनकी पुलिस के थ्रू ये इलेक्शन करा ले, हम उससे राजी हैं। और इसके साथ साथ मैंने इतने अश्योरेंस दी है कि जो पुख्तनख्वा से जत्था निकलेगा, इस जत्थे को रोकने के लिए भी इंशाल्लाह हम हैं। हम इनको इस्लामाबाद की तरफ आने नहीं देंगे, हम इनके रास्ते रोकेंगे। आप कैसे रोकेंगे सर? आवाम रोकेगी इंशाल्लाह। तो आप तो तसादुम का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि एक तरफ वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने निकलेंगे तो आप आवाम को लेकर उनके सामने खड़े हो जाएंगे। ये तो खुदा न खासा तसादुम का रास्ता है।
प्रोटेस्ट मेरे ख्याल में हुकूमती लोग प्रोटेस्ट के बजाय हुकूमती लोग अवाम को रिलीफ या अवाम के लिए काम करे तो बहुत बेहतर है। 9 साल से इन्होंने पुख्तनख्वा की हुकूमत संभाली हुई है और इधर इन्होंने इस पुख्तनख्वा सूबे को तबाह बर्बाद कर दिया माशी तौर पे हर किस्म से। तो आप देखेंगे जैसे कल आपने देखा उस्ताद मोहतरम सब निकले हुए थे, उन्होंने लाठीचार्ज किया, सारी कम्युनिटीज इनके रास्ते रोकेंगी, उस्ताद रास्ते तो अहमद भाई साहब, ये आपका हतमी फैसला है कि अगर ये इंतखाबात मुलतवी हो गए तो आप हुकूमती इत्तेहाद छोड़ देंगे? जी हम इसमें सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं, अभी फैसला नहीं हुआ ये? अभी वो फैसला नहीं हुआ तो हम कैसे फैसला कर लें? नहीं तो आपने मशरूत तो ऐलान तो कर दिया था कि हम हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह वो फैसला आ जाए सबको फिर पता चल जाएगा उसको। अब वो सब उस फैसले से मशरूत है ना। तो अहमद वली साहब, आपके ख्याल में हुकूमत जिस वजह से तासुर यह है कि घबरा रही है, वो एक वजह यह भी है कि इस वक्त महंगाई बहुत है, लोग परेशान हैं और इलेक्शन में उतरना मुनासिब नहीं है। तो आपके हल्के में ये सूरत हाल नहीं है? आपके हल्के में लोगों पर महंगाई का असर नहीं हुआ है? हमारे हल्के में बुरे महंगाई का असर हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग समझदार लोग हैं और उनको पता है कि इसको ये हमारी मईशत को इस ट्रैक पे किसने लगा लिया है। उनको अपने मुजरिमों का पता है और वो मुजरिम आज खुद आके हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि मेरे इलेक्शंस, मुझे नहीं पता कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा, अल्लाह ना करे, डर सिर्फ अल्लाह से है। इमरान खान नहीं, इमरान नियाजी नहीं, इसका कोई बड़े आ जाए इंशाल्लाह इधर हमारा इलेक्शन क्लियर है, इसको इधर से सिर्फ हार मिलेगा। राइट जी। अहमद वली खान साहब साथ रहिएगा। अंदीब अब्बास साहबा, एक तो आप इसको रिस्पॉन्ड अगर करना चाहें कि उनको लगता है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे तो ANP आपका रास्ता रोकेगी और अवाम रास्ता रोकेंगे और आपके रास्ते में खड़े होंगे। तसादुम का रास्ता ना आपको सूट करता है ना किसी और को सूट करता है। दूसरा यह है कि इमरान खान के जिस मुमकिन लॉन्ग मार्च की वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं, उस लॉन्ग मार्च पर भी अभी बहुत सारे सवाल हैं कि वो शायद हो ही ना 20 अक्टूबर से पहले, ये शायद अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चला जाए। इमरान खान रिलक्टेंट दिखाई देते हैं, रिलक्टेंस की वजह क्या है? शुक्रिया असद। सबसे पहली बात तो यह है कि आप सोचें कि 15 जमातें एक प्लेटफॉर्म पे, सारी की सारी ये 15, हम एक है, एक जान, एक सोच, एक हरकतें, एक करतूतें, सारी ब्यूरोक्रेसी इनके साथ। उसके बावजूद ये चौथी दफ़ा इलेक्शन से भाग रहे हैं। अच्छा, पहले कहते हैं कि जी वो अभी हम तैयार नहीं हैं, वहाँ कुछ लड़ाइयाँ हो गई, फिर कहते हैं जी फ्लड आ गए, पता चला उन इलाकों में तो फ्लड ही नहीं आए। अब कह रहे हैं जी नफरी नहीं आ सकती और सारी नफरी जो है वो रिहैब में लगी हुई है। अच्छा, फिर परसों कह देंगे कि जी आंधी आ गई है, फिर उसके बाद कह देंगे कि जी आज छींक आ गई है, आज खांसी आ गई है। तो आप ये देखें कि वो मैच से पहले ही हार गए। उन्होंने बिल्कुल, आप समझें कि इनका इस वक्त इतना काम पे टांग रही हैं कि ये रात दिन इनकी नींदें, सारा पैसा, सारे कंटेनर, सारे ड्रोन्स इकट्ठे करके बैठे हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रही। इनको पता है कि जिस दिन इलेक्शन हुए, चाहे आज हो, चाहे 16 को हो, चाहे 20 को हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे जब भी हो, इस दफा इनके अपने घर वाले इनको वोट नहीं देंगे और ये जानते हैं, ये मुझे खुद बता चुके हैं। अंदीब साहब, अगर इलेक्शन से वो भाग रहे हैं तो इलेक्शन में जाना तो आप भी नहीं चाहते हैं ना? आप भी जाना नहीं चाहते इलेक्शन में। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गए हैं, कहा है कि जी हमने ये जो इस्तीफे दिए इसको गलत कबूल कर लिया गया है, इसको कबूल ना किया जाए, हो सकता है हम पार्लियामेंट में वापस चले जाएं, जाना पड़ा तो फिर इनका क्या होगा, ये आर्गूमेंट वहां पर दिए गए। तो इलेक्शन से अगर वो भाग रहे हैं तो जाना तो आप भी नहीं चाहते इलेक्शन में। ये बिल्कुल गलत है। एक डबल क्रॉसिंग हुई है और एक जिसको कहते हैं इल्लीगल प्रोसेस अपनाया जा रहा है। हम खड़े हुए, हमने सबने कहा हमने रिजाइन करना है, इन राइटिंग दिया, स्पीकर हु वाज एट दैट टाइम रिसीव किया, उसने एक्सेप्ट किया, उसने आगे भेज दिया। उसके बाद उस लिफाफे को खोल के सील को जब एक स्पीकर ने जाके दोबारा उसको कहा कि नहीं जी मेरे पास आए एक एक, तो वी हैव गॉन टू द कोर्ट। आप देखना ये डबल क्रॉसिंग पे राजा परवेज अशरफ को
ये पकड़े जाएंगे और इनको ये इलीगैलिटी पे ही इनको अकाउंटेबल किया जाएगा। नंबर 2। नंबर 3, अब मसला क्या है? मसला ये है कि इनके पास अब कोई स्ट्रेटजी नहीं। ये कर ले ड्रोन इकट्ठे, हमने सज्जी दिखा के खब्बी मारनी। आपने पूछा कॉल का, मेरी बात सुने, वो स्ट्रेटजी क्या जो पहले से पता चल जाए? आप देखें ना, आप कितने तजब्जब में हैं। आप छोड़े हुकूमत कितने तजब्जब में, वो कभी कंटेनर मंगवा रहे हैं, वो कभी ड्रोन मंगवा रहे हैं, कभी गाड़ियां मंगवा रहे हैं, कभी कन्वेयर बेल्ट्स मंगवा रहे हैं, कभी क्रेन मंगवा रहे हैं। और होना क्या है? ये वो सारा लेके अचार डालेंगे और हम अपनी स्ट्रेटजी में पहुंच जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए स्ट्रेटजी तो एक अलग बात है अदलीब साहब, स्ट्रेटजी तो एक अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि आप तारीख देने में भी तो रिलक्टेंट है ना। चले ना बताएं, तारीख तो अनाउंस करनी ही पड़ेगी ना। स्ट्रेटजी आप ना बताइए भले आखिरी दिन तक, लेकिन अगर 4-5 दिन रह गए हैं तो 4-5 दिन के अंदर अंदर क्या आप 24 घंटे के मार्जिन पर तारीख देंगे? असद, इतना भी आप मासूम ना बने। आपको पता है कि सबसे बड़ी स्ट्रेटजी का एलिमेंट ही है कि व्हेन, कब, क्योंकि इनको ड्रोनों के अंदर ही, ये बेचारे खुद ही ड्रोन में घुस के, तो उसके बाद ये कोशिश करेंगे जैसे इसाक डार ने की, जो वजीर खजाना था उस वक्त अपनी हुकूमत का, और अपने खजाने को लूट के एक जो खाकान अब्बासी साहब थे उन्होंने स्मगल करके अपने प्लेन में उनको बाहर भेजा था। वो इश्तिहारी हुए, मतलूब हुए और मफरूर हुए। इसी तरह ये सारे अपने ड्रोनों में बैठ के जाने की कोशिश करेंगे। हमने उसकी भी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। इस दफा जो जद्दा और सरूर पैलेस और सरे पैलेस और दुबई और लंदन भागने की कोशिश करेगा, 22 करोड़ अवाम, ठीक, सारे एयरपोर्टों पे और सारी जगह इनके इस्तकबाल करें। जद्दा या लंदन आपकी बात कर रही हैं भागने की, तो लंदन से तो वापसियां हो रही हैं, अभी वहां जा नहीं रहे लोग। लेकिन एक चीज अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जो पहला सवाल था उसको कंक्लूड कर लूं, ये ज़िमनी इंतखाबात वाला, फिर मैं इस पर तफसील से आ जाता हूं और हसन मुर्तज़ा साहब के पास मैं आता हूं, अहमद वली साहब के पास आने से पहले। हसन मुर्तज़ा साहब, ये बताइए कि पहले जब पिछली मरतबा इलेक्शन मुलतवी हुए थे तो इस पर बिलावल साहब ने बड़ा एतराज उठाया था और उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान को फेवर दी गई है। इस मरतबा अहमद वली साहब नाराज हैं, हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। इस मरतबा क्या मुशावरत हुई है आपसे? पिछली मरतबा तो नहीं हुई थी। देखिए जी, इस दफा भी कोई मुशावरत नहीं हुई, ना ही कोई ये चीज है कि कोई मुशावरत इस पे होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो हम तो आज भी कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सियासी अमल है, इससे कोई आए कोई जाए। पार्लियामेंट की जो एक इज्जत है, एक तौकीर है, वो बहाल रहनी चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के और PMLN के और PTI के सारे वज़ीर आज़म गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है सिर्फ कि हमें एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है, इस मुल्क के इदारों को मजबूत करने के लिए काम करना है, या सिर्फ अपने एक बयानिए और एक नैरेटिव पे हम एक नई रियासत खड़ी करना चाहते हैं। यहाँ किसी को ये कोई हक नहीं है अदालतों के अलावा माबराए अदालत से किसी पे कोई उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करे। आप क्या अदालत है अगर आप एक आदमी को इतना जलील और रुसवा कर दें कि कल को अदालत उसे बेगुनाह करे और जो आपने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की होगी उसकी कंपनसेशन क्या होगी, उसका क्या अदाला होगा। देखिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, एहतसाब जो है वो सबके लिए होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, और वो नजर आए कि ये शफाफ एहतसाब हो रहा है। सिर्फ मेरी ख्वाहिश के मुताबिक कि मैं ठीक हूँ और बाकी सारे गलत हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी अदलिया मौजूद है, उनके फैसले, सख्त फैसले भी आए पीपल्स पार्टी ने तो वो तस्लीम किए। हमने तो इन अदालतों से फांसियां भी ली, सही है, लेकिन हमने उन अदालतों को पथराव नहीं किए, हमने उन अदालतों को रात को खुलने का ताना नहीं दिया, हमने इतवार को उनके फैसले देते हमने नहीं कहा। तो सही है, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब ये भी नजर आना चाहिए कि एहतसाब शफाफ हो रहा है, ये भी तो नजर आना चाहिए ना कि प्रोसिक्यूशन भी शफाफ हो रही है। प्रोसिक्यूशन हुकूमत की बी टीम नहीं बनी हुई है। हमें ये फैसले अपनी जाती ख्वाहिशात से हट के लेने पड़ेंगे।
तभी हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। आज जब ये एहतजाज होता बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर। चलिए इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सही है हसन मुल्ला साहब, मेरा एक जुमला सुन ले जी, मेरा एक जुमला सुन ले। कहिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि क्या ये एहतजाज उस वक्त अच्छा ना होता जिस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही थी? क्या ये उस वक्त अच्छा ना होता जब डॉलर महंगा हो रहा था? आज जब रुपए की कदर बेहतर हो रही है, आज जब पेट्रोलियम मसनूआत नीचे आ रही हैं, आज किस चीज का एहतजाज है? ये तो फिर अपनी जाती है ना कि हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं कर पाए और दूसरा क्यों करके उसका क्रेडिट ले। जब तक ये सोच रहेगी हमारा मुल्क आगे जी ठीक नहीं है, जा बिल्कुल सही है। ये आपने कह दिया कि ये इसका जवाब अंदीप अब्बास साहबा देंगी, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं अहमद वली साहब से लेकर फिर ब्रेक पर जाऊंगा। अहमद वली साहब ये बताइए कि इस वक्त एक तासुर और एक राय ये भी है कि मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पता नहीं इलेक्शन जनवरी में होने हैं या फरवरी में होने हैं, तो हम अपनी कैंपेन पर इतने पैसे भी खर्च करेंगे, फिर इलेक्शन मुश्किल भी है, आसान भी नहीं है, महंगाई की एक सिचुएशन है, तो जब सूरत बेहतर हो जाएगी फिर जाएंगे। तो आप ये इलेक्शन में उतरते हुए नहीं सोच रहे कि इलेक्शन कब होने हैं? क्या आपको यकीन है कि इलेक्शन अगले साल जाकर अक्टूबर में होंगे? अगर फरवरी मार्च जिसकी बात हो रही है उसमें इलेक्शन हो जाए, तो फिर भी आप समझते हैं कि आपको इलेक्शन में उतरकर असेंबली में जाना चाहिए? भाई मैं एक बात की पहले वजाहत कर दूं। मेरे साथ जब 94 न्यूज़ की तरफ से राब्ता हुआ था तो मुझे उन्होंने एक बात बोला था कि आपको अपना सेगमेंट जी, मुझे ये नहीं पता था कि आप ये गंद में से भी जरासीम उठा के लाएंगे। इनकी बातें अहमद वली साहब, अगर आपने इस तरह से गुफ्तगू करनी है तो अब मत ही कीजिए, बेहतर है। आपने अगर कोई अरे बाकी मेरे लिए सारे मेहमान काबिल एहतराम है, आप अपनी बात कीजिए और आप बिल्कुल अगर आप जाना चाहें तो तशरीफ ले जाइए, मगर अपनी बात करके चले जाइए। आप दूसरों के लिए कम अज कम अल्फाज का चुनाव मुनासिब कीजिए, सिर्फ ये गुजारिश है। आप सुने आपका काम है सुनना जी। आप कोई उस्ताद तो नहीं कि आप हमें डिक्टेट करें। नहीं सर, अगर आप नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं नहीं कहने दूंगा आपको, ये बस मेरी गुजारिश ही है। कहिए आप काम है सुनना। सर मैं गलत बात नहीं सुन सकता ना, कैसे? मुनासिब नामुनासिब बात जिसको हम सुना रहे हैं वो फैसला करेंगे ना सर, वो फैसला करेंगे कि मुनासिब बात। नाजेबा अल्फाज तो आप नहीं कह सकते ना। मेरी बात सुने जी। बात ये है कि भाग कौन रहे इलेक्शन से? कोर्ट्स में कौन गए बार बार इस्तीफे देके, फिर कोर्ट्स में जाके ये स्टेटमेंट देना कि हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो असल में इस्तीफे कबूल हो गए। ये मैंने नहीं किया। नंबर 2, हम सियासतदान हैं। हम सियासतदान आज इलेक्शन हो, कल इलेक्शन हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, जून में हो, हम तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल बुनियाद है। तो सर 100 साल बुनियाद पर आपकी इस वक्त कौमी असेंबली में कितनी नशिस्तें हैं अहमद वली साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप इस तरह की बात पूछते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक नशिस्त है जी। एक नशिस्त है आपकी, ठीक है। और अब ये पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, चलिए जी, एक मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया साहब, आपकी सारी की सारी 272 सीटें पता नहीं कौन खा गया, लेकिन बहरहाल आप समझते हैं कि आपकी एक सीट है, वरना आपकी मरकज़ में भी हुकूमत होती है, वज़ीर आज़म भी होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ सलमान मुजाहिद बलोच साहब भी मौजूद है, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं अंदीप साहबा पहले आपसे जानना चाहता हूँ, ये नवाज शरीफ साहब ने आज जो कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में लोग खुश थे, डॉलर 103 रुपये पर था जब उन्होंने कहा कि मुझे निकाला गया, और इसके अलावा मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर थी, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने आकर सारा इकॉनमी का सत्यानाश किया। ज़रा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है, फिर जवाब दीजिएगा। मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। मैं समझता हूँ जी, देखें हर चीज महंगी हुई है। इमरान खान के दौर में, मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे, और बिजली भी मिलती थी, गैस भी मिलती थी, रोजमर्रा की चीजें भी मिलती थी, रोजगार भी मिलता था, सुकून भी था, बच्चे भी खुश थे, बड़े भी खुश थे, सब लोग जो है ना वो मुतमईन थे।
एक तो ये बात है अंदीप साहबा जो नवाज शरीफ साहब ने की, और अभी हसन मुर्तजा कह रहे थे कि अब जब डॉलर की सूरत-ए-हाल, रुपए की सूरत-ए-हाल डॉलर के मुकाबले में बेहतर हो रही है, पेट्रोल नीचे आ रहा है, चीजें बेहतर समत में चल पड़ी हैं, तो अब आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? असद, ये वजह है कि आज मैं जो बात कहती हूँ कि इनकी फैमिली भी इनको वोट नहीं करेगी, ये वजह ये है कि ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि 40 साल इन्होंने झूठ बोल के अवाम को बेवकूफ़ बनाया। अब मसला ये है कि तुम्हारे, मेरे और ये जो सारे मेरे साथ बैठे हुए लोग, इनसे पहले अवाम जो है वो ज़्यादा अवेयर है। वो सोशल मीडिया ने, टिकटॉक ने आके, मैं अभी बातें कर रही हूँ, ये भी बातें करेंगे, इन सब के कच्चे छठे जो है वो हम, तुम्हारे भी मेरे भी, सब पहले आ चुके होंगे। अवाम को सबसे बड़ा गुस्सा है कि फैक्ट्स तो देखो, सब आप किसी रेडी वाले के साथ जाकर पूछेंगे कि जी ये जब छोड़ के गया 2018 में तो पाकिस्तान को फैक्टर में डाल के गया, पाकिस्तान को मूडीज ने, फिच ने कहा नेगेटिव है। ये 2018 की बात कर रही हूं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, ये जो वजीर खजाना जो खजाना लूट के भाग गया था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा 19.2 बिलियन डॉलर्स छोड़ के गया। आज तक 75 साल में इतना नुकसान और खसारा कभी पाकिस्तान को नहीं हुआ। उसके अलावा आप देखें कि इनके ज़माने में तो ना कोरोना आया और जो तेल था वो $55 पे था, उसके बावजूद एक्सपोर्ट्स जो थी इन्होंने $25 बिलियन पे मिली, और ये $24.7 बिलियन पे छोड़ के गए। एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम छोड़ के गए, 4 चीजें मैं आपको बताती हूँ। हम क्या छोड़ के गए, जब इन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत आई और इन्होंने अपने आप को डाला, मार्च 2022 में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ था 6%। आज अगस्त में 6 महीने पीडीएम के, मिफ्ता इस्माइल के, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, शहबाज शरीफ के 2% है, और वो कह रहे हैं कि 1% से कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान में 3.5 साल में हमने बम्पर क्रॉप दिया, कोरोना के बावजूद 4.4% ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर में, ज़राअत में। आज है -0.7%। किसान आपका सड़कों पे है, आपकी फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद हो रही है। इंडस्ट्री हमारी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 9.8% पे ग्रो की, आज 1.9% पे है। आज 2 लाख बंदा रोज का बेरोजगार हो रहा है। आपको भी पता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने वार्न कर दिया कि हम सारी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं। सर्विसेज में तो उसमें बुनियादी वजह तो ये हुई ना अंदीप साहबा के IMF के साथ एक एग्रीमेंट था, उसमें सब्सिडी विड्रॉ करना पड़ी, उसकी वजह से बिजली की कीमत, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्फ्लेशन हम 17% पे छोड़ के गए। नहीं, लेकिन उसका सबका इम्पैक्ट जो जाकर मिलता है अंदीप साहबा, आप 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ समझेंगे और इन फिगर्स को आप बगैर कोट के कहेंगे मेरे जमाने में बड़ा अच्छा था, मेरी एक फैक्ट्री थी 18 हो गई, मेरे 2 फ्लैट थे 6 हो गए, ये देखिए हम उसमें बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कहेंगे, लेकिन अगर आप आम आवाम से जाके बात करें और उठाएं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि IMF ने, जो कि वर्ल्ड बैंक ने, जो कि सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ने, लेकिन सही है। चलें, इसके साथ एक चीज कनेक्ट होती है ना अंदीप साहब, जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, इसके साथ एक चीज कनेक्ट होती है ना, वो IMF के साथ एक एग्रीमेंट है जिसमें आपको सब्सिडीज विड्रॉ करनी पड़ी हैं, उसकी वजह से बिजली महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ। लेकिन मैं इस पर आने से पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सलमान साहब की तरफ, ये कामरान टसोरी साहब वाली आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उस पर लेकर फिर मैं आ जाता हूं, क्योंकि इस पर हसन मुर्तजा साहब भी आपको जवाब, इस पर उनके पास भी आर्गूमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये बताइए सलमान बलोच साहब कि 5-6 महीने हो गए गालिबन ये ओहदा खाली पड़ा है, सीट खाली पड़ी थी गवर्नर की, बहुत देर से अपॉइंटमेंट हुई है। आपके ख्याल में इतना वक्त क्यों लगा एक गवर्नर की? ये आपसे तो एग्रीमेंट था कि एक गवर्नर आपका लगाया जाएगा, लेकिन उस वादे की पासदारी में इतना वक्त क्यों लग गया? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असदुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अब हमने MKM की राब्ता कमेटी ने कन्वीनर डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी साहब ने 5 नाम दिए थे शुरू में वजीर आजम पाकिस्तान को, लेकिन शायद उसमें कुछ पेशरफ नहीं हो सकी। अब वजूहत क्या भी नहीं, वो हुकूमत जाने और वजीर आजम जाने, लेकिन अब जब हमें दोबारा कहा गया तो अब हमने जो 2 नाम दिए थे, जिसमें साबिक MNA अब्दुल वसीम थे और कामरान टसोरी भाई थे, उसमें से जो है वो सदर मुमलकत ने जो है कामरान टसोरी भाई के नाम की मंजूरी दी वजीर आजम पाकिस्तान की सिफारिश पे।
और आज इनकी तैनाती का जो है वो फैसला भी हो गया है। तो बस सिंपल सी बात है। और सबसे बड़ी बात इसमें लेकिन आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पर सलमान साहब के ये नसरीन जलील साहबा, किश्वर नहीद साहब, किश्वर ज़ाहिरा साहबा, वसीम अख्तर साहब मेयर रहे हैं, आमिर चिश्ती साहब, आमिर खान साहब, इनके नामों पर क्या इख्तिलाफ हो सकता है वज़ीर आज़म को? उन पर क्या इन नामों में प्रॉब्लम हो सकता है? आपके लिए तशवीश की बात नहीं थी? आपने प्रोटेस्ट नहीं किया कि भाई ये हमारा इस्तेहकाक है, हमने नाम प्रेजेंट किया, आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? असदुल्ला खान साहब, ये हमें नहीं पता, ये वजीर आजम जाने, उनका इख्तियार जाने, उनके पास क्या रिपोर्ट है हमें नहीं पता। लेकिन एमक्यूएम में शख्सियत को नहीं गिना जाता। एमक्यूएम में जो है वो फैसलों को देखा जाता है, इज्तिमाइयत के फैसलों को। एमक्यूएम को बेसिकली गवर्नर लगना था, एमक्यूएम का कोई किसी शख्सियत को नहीं लगना था। अब एमक्यूएम ने दोबारा जो नाम दिया उसमें अपॉइंटमेंट हो गया है। पिछले 4-5 माह का खाली था कोalition गवर्नमेंट में, आज कामरान टेसोरी को इसमें अपॉइंटमेंट हो गया है। तो हम समझते हैं कि बस एमक्यूएम का गवर्नर नाम से दुआ है, अब ये बेहतरी की तरफ देखना चाहिए और कोalition गवर्नमेंट ने एक वादा पूरा किया है। तो हम यही नेक तमन्ना ये गुड विश रखते हैं कि मौजूद जो नए आने वाले गवर्नर है कामरान टेसोरी, वो शहर के लिए, शहर की तरक्की के लिए, तंजीम के लिए, पार्टी के लिए, कारकुनान के लिए काम करेंगे, सूबे के लिए काम करेंगे। सलमान साहब, कुछ लोगों को कामरान टेसोरी साहब के नाम का के सामने आने पर बड़ी हैरत हुई है, क्योंकि वो पार्टी में उतने सीनियर नहीं हैं। एक दूसरा ये कि उनकी वजह से पार्टी में बहुत सारे इख्तलाफात भी हो चुके हैं माजी में, और उनको फारूक सत्तार साहब के करीब समझा जाता रहा है। वो इस ग्रुप में जो 2 ग्रुप में एमक्यूएम पाकिस्तान तकसीम हुई, इस ग्रुप में वो बाद में आए, और फिर राब्ता कमेटी में आना, फिर चले जाना, इस तरह की चीज़ें भी रहीं। तो बहुत सारे लोगों को बड़ी हैरत हुई है कामरान टेसोरी साहब के नाम पर। तो इस नाम का इंतखाब पार्टी ने किन वजूहात की बिना पर किया? देखिए, मैंने कहा ना, लीडरशिप का फैसला है और हर किसी को तो खुश नहीं रखा जा सकता। अब ये कि कामरान टेसोरी आज अपॉइंट हो गए और हर किसी का बंदा खुश भी नहीं होता, लेकिन एमक्यूएम में जो फैसले होते हैं कलेक्टिव विजडम पे होते हैं, राब्ता कमेटी का फैसला है। लेकिन सलमान साहब, एमक्यूएम वो पार्टी नहीं है कि जिसमें सिर्फ लीडरशिप फैसला करती हो। यहाँ पर राब्ता कमेटी फैसले करती है और जो कारकुन है उसकी राय को अहमियत दी जाती है। आपके असदुल्ला, पूरी राब्ता कमेटी का फैसला है ये, अंडर द लीडरशिप ऑफ कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। और ये घर की बात है, घर के अंदर अगर इख्तलाफात भी हैं तो वो हम उसमें जो है ना मामला को सुलझा लेंगे, हम अपने लोगों को मुतमईन कर देंगे और हमारे लोग मुतमईन हैं और मुतमईन हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, राइट सर, बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब, मैं उसी बात पर वापस आता हूँ, और अगर आप उससे पहले ये अगरचे मामला ये सिंध से के साथ है, लेकिन आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कर दें कि आप बेसिकली मना कर लाए थे ना एमक्यूएम को कि एमक्यूएम इस इत्तेहाद का हिस्सा बने। पीपल्स पार्टी ने वादे किए थे, लेकिन उनको 6 महीने लगे अपना गवर्नर लगवाने में, अपना एक उनसे किया गया वादा पूरा कराने में, और उसमें भी जो 5 नाम उन्होंने दिए थे वो नहीं हो सके और उनको एक और नाम देना पड़ा। देखें जी, ये बिल्कुल वही बात है कि ये तो अब हुकूमत ही बता सकती है, वजीर आजम साहब ही बता सकते हैं, या उनका ऑफिस ही बता सकता है कि उन्होंने इतनी लेट क्यों की। और जो फैसले डिले होते हैं वो बेहतर भी नहीं होते, वो खराबी का बायस ही बनते हैं। चलो, अब हो गया है उस पर, अब अगर एमक्यूएम भी राजी है तो मेरा ख्याल है उस पर तबसरा ना ही किया जाए। ये जो इसमें वैसे वजीर आजम का नाम आ रहा है कि वजीर आजम ही हैं जिन्होंने एमक्यूएम के 6 नामों को रिजेक्ट कर दिया और अब एक को कबूल कर लिया। नहीं, देखिए, ये तो उन्होंने नाम देने हैं, वजीर आजम साहब ने उनमें से एक का करना है, तो वो तो जमात का है ना कि वो जो नाम देगी उसमें से जो भी हो जाए उस पर जमात को जब कोई एतराज नहीं है तो मेरा ख्याल है हमें भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले जरा आ जाए अंदीप साहबा जो गुफ्तगू कर रही हैं। वो नवाज शरीफ साहब ने आज बात की कि मेरे दौर में इकॉनमी बहुत बेहतर थी और फिर पीटीआई ने ये इकॉनमी तबाह कर दी। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने अभी कोट किए हैं, आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, हमारे ज़माने में एग्रीकल्चर रिकॉर्ड हुए, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, और उसके बाद फिर नई हुकूमत ने आकर दोबारा से ये किया है। ये सारी चीजें तो ऑन रिकॉर्ड हैं जी, हर चीज देखी जा सकती है। जो उस वक्त इकॉनमी का हाल था और जिस तरह लोग एहतजाज कर रहे थे, जो आज काश्तकार सड़कों पे हैं, ये बेचारे तो उस वक्त भी सड़कों पे थे, और उस वक्त असातिज़ा सड़कों पे थे, डॉक्टर सड़कों पे थे, बुकला सड़कों पे थे, तमाम सारे आप देख लें, कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं थी जो एहतजाज नहीं कर रही थी। जहाँ तक ताल्लुक ज़राअत का है जी, मैं खुद चूँकि इसी पेशे से वाबस्ता हूँ और एक सियासी कारकुन भी हूँ,
जिस तरह अभी उन्होंने फरमाया जी कि उस वक्त बड़ी बम्पर क्रॉप हुई, तो कोई शक नहीं है जी, क्रॉप तो कभी कभी बम्पर भी हो जाती है और उसमें लोगों को पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन उससे हुकूमत वक्त जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? क्या उस वक्त हमें खाद जो है वो सस्ती मिल रही थी, वो हमें बाजार में दस्तयाब थी? क्या काश्तकार उस वक्त ब्लैक में खाद नहीं ले रहे थे? पेट्रोलियम मसनूआत क्या उस वक्त महंगी नहीं थी? क्या जो IMF से मुआहदे हुए और फिर उनसे इनहराफ किया गया और वो सब्सिडीज जो अब खत्म हुई और सारा कुछ हुआ जिसकी वजह से चीजें महंगी हुई, और ये सारी चीजें नहीं है, ये हुकूमत का काम नहीं था। अब एक बम्पर क्रॉप हो जाए और वहाँ पे बारिशें ज्यादा हो जाएं तो ये तो कहते थे जी कि ये भी क्रेडिट जो है ये वजीर आजम साहब को जाता है कि बारिशें ज्यादा हो गई है। मैं समझता हूँ जी कि इनका दौर जो है वो इन तमाम जो खराबियां हैं, जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि ये हर चीज सोशल मीडिया पे आएगी, सबके कच्चे चिट्ठे खुल के सामने आएंगे, तारीख हर दौर में लिखी जाती है और वो एक ना एक दिन हकायक जो है वो सामने आते हैं। आज अगर उनका नैरेटिव जो समझते हैं कि बड़ा पॉपुलर है, तो वक्त आने पे उन्हें इसका अंदाजा होगा कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। जो चीजें वो कहते हैं उनसे बिल्कुल इनहराफ करते हैं वो। चंद दिनों के बाद आप उनका देख लें कि बिल्कुल दूसरा मौक़िफ़ होता है। तो इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती। आप अपोजिशन अच्छी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स ले आते हैं, लेकिन कहीं पे उन सारी चीजों का तज्जिया भी हो रहा होता है और अवाम को बेवकूफ हुकूमत नहीं समझती या ये हुकूमती इत्तेहाद नहीं समझता। दरअसल अवाम को बेवकूफ ये समझते हैं जो हर रोज अपना बयानिया तब्दील करके कहते हैं आप अमेरिका के खिलाफ है ना, तो खुल के कहना कि हम खिलाफ हैं। आपकी वीडियोज आई हैं, हमारी वीडियोज या हमने तो वो नहीं लाई। आपके जलसों की वीडियोज हैं जहाँ कारकुनों को कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी। आप पूछते हैं ना टीवी चैनल से ये कहाँ इंटरव्यू जो है ये चलेगा जी, आप रीजन देखकर आप बात करते हैं, ठीक है, हमने तो वो नहीं किया। ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब अनफोल्ड होंगी, जब लोगों के सामने आएगी, तो उसके जो असरात आने हैं वो सारों के सामने होंगे। चलें, बिल्कुल सही है हसन मुर्तज़ा साहब। एक मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन जो अभी अंदीप साहबा गुफ्तगू कर रही थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके नतीजे में दिया जाने वाला आर्गूमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि हमें IMF के एग्रीमेंट में जाना पड़ा, उसके साथ जो एग्रीमेंट करना पड़ा उसमें सब्सिडीज़ को विड्रॉ करना पड़ा, और वो एग्रीमेंट PTI ने किया हुआ था, और वो जो सब्सिडीज़ विड्रॉ की हैं उसके नतीजे में पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ी हैं और उसकी वजह से महंगाई का तूफान आया। तो महंगाई के तूफान की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं है, बल्कि वो हुकूमत है जिसने IMF के साथ इस तरह का मुआहदा किया था। इसका जवाब क्या अंदीप साहबा के पास, और वापस आके मैं आपके सामने वो सरकारी कागजात शेयर करता हूँ, दस्तावेजात, जिससे हमें पता चलता है कि इस मुल्क में अरबों रुपए की ज़मीन कैसे कोड़ियों के भाव लोगों को नवाज कर कैसे माल बनाया गया और इस मुल्क को किस बेरहमी से नोचा गया। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश किए गए हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर हमें अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में ये पोर्ट एंड शिपिंग और मैरीटाइम्स अफेयर्स की मिनिस्ट्रीज इतनी दिलकश क्यों रही हैं और कैसे इस मुल्क में माल बनाया जाता रहा है और साल से बनाया जाता रहा और अभी तक ये ऑडिट पैराज को सेटल नहीं किया गया और इसका कोई हल नहीं निकला और इसका कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कुछ मैं तल्ख हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये कराची पोर्ट ट्रस्ट के हवाले से, कराची पोर्ट ट्रस्ट ने यानी KPT ने 1261 एकड़ जमीन कोड़ियों के भाव हाउसिंग सोसाइटीज को लॉट की, जिससे खजाने को हर बरस 8 अरब 11 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि कराची पोर्ट ट्रस्ट ने जिस जमीन का लीज रेंट 80 रुपए फी स्क्वायर मीटर सालाना मुकर्रर किया था कई साल पहले, उसे हाउसिंग सोसाइटीज को 10 पैसे फी स्क्वायर मीटर सालाना के हिसाब से लॉट कर दिया गया।
जुलाई 2005 में कराची पोर्ट ट्रस्ट ने एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को 18 पैसे फी स्क्वायर मीटर सालाना के निर्ख पर 881 एकड़ जमीन अलॉट की। अक्टूबर 2006 में कराची पोर्ट ट्रस्ट ने यूनाइटेड वर्कर फ्रंट नामी सोसाइटी को 10 पैसे फी स्क्वायर मीटर सालाना के निर्ख पर 250 एकड़ जमीन दी। इसके अलावा केपीटी ने साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल्स लिमिटेड नामी कंपनी से $5.5 करोड़ किराए की वसूली ही नहीं की और लीज मुआहदे में डिफॉल्ट की शिक भी शामिल नहीं की जानबूझ के, ताकि उस कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके। फिर ऑडिट रिपोर्ट में यह भी इंकिशाफ किया गया है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट ने मुख्तलिफ अदवार में कई बासर अफराद को 48 रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स अलॉट किए, मगर बासर अफराद ने 52.6 करोड़ रुपए किराया उसका अदा नहीं किया। इसी रिपोर्ट में यह इंकिशाफ भी हुआ है कि पिछले दौरे हुकूमत में जो नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था 2017 की यह बात है, पोर्ट कॉस्टम अथॉरिटी ने डिसक्वालीफाइड जो बिडर है उसको ठेका दिया और जिसने क्वालिफाई किया उसको ठेका नहीं दिया, जिससे 4.79 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट में यह इंकिशाफ भी हुआ है। और आखिरी बात मैं ये बताता चलूं, फिर मैं सवाल रखता हूं अपने मेहमानों के सामने, और वो ये है कि टेक्निकल कमेटी ने जिस कंपनी को डिस्क्वालीफाइड करार दिया, पोर्ट कस्टम अथॉरिटी ने उसको ठेके से नवाजा। और एक और कहानी ये बयान हुई है कि नवाज शरीफ दौर में ही पोर्ट कस्टम अथॉरिटी ने 2 कंपनियों से मकामी करेंसी के बजाय डॉलर में मुआहिदा किया। हालांकि मकामी करेंसी यानी रुपए में मुआहिदा करना किया जा सकता था, यह ऑप्शन मौजूद था, लेकिन नहीं किया गया। और डॉलर की जब डॉलर का रेट बढ़ा, रुपए की कदर गिरी, तो इससे 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि 8 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। अब अंदलीब साहबा, ये डॉक्यूमेंट्स, ये पैरे साल से फिर रहे हैं, एक मरतबा फिर आ गया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। ना आपके दौरे हुकूमत में इसमें एक जिम्मेदारान का तयन किया जा सका, ना आज हो पा रहा है, और ये फिर पेंडिंग हो जाते हैं। ये जो नोचा गया है बेरहमी से इस अर्ज़े पाक को, इसका कोई जिम्मेदार है? असद, ये बड़ी 75 साल जो है ना, और उसमें 40 साल ये 2 हुकूमतें रही हैं ना, सिंध में उनकी रही है और इनकी यहाँ, इन्होंने नोच के घसोट के गरीबों के, जैसे वो डॉक्टर मुसद्दिक कहते हैं ना कि जहर देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, आपको कैसे होंगे? एवन फील्ड अपार्टमेंट के लिए फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मसला ये है कि जब तक कि आप रिफॉर्म्स ना करें जाके असेंबली के अंदर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब अगर आपने क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उस पर 16 अरब का जिस दिन चार्ज लगना था वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, जेल में जाने के बजाय वो प्राइम मिनिस्टर हाउस चला गया। आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मतलूब, मफरूर, इश्तिहारी और स्मगल हुआ ECL तोड़ के प्राइम मिनिस्टर का से 2017 अपने हुकूमत दौर में भागा हुआ, वो वापस आके बजाय इसके अडियाला जेल में जाए, वो जाके हुकूमत में आपका फिर से वजीर खजाना बन गया और खजाना लूट ले। तो PSC के अंदर या 75 साल में आगे का हवा बिगड़ा रहा है। जब आप क्रिमिनल्स को ऊपर लगाएंगे तो आप एक लूट को डबल बूस्टर देंगे। जी, एक कराची से और पोर्ट से मुतालिक मामलात हैं। पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरह से पिछले कई बरस में हुक्मरान भी रही है। हसन मुर्तज़ा साहब, ये 18 पैसे फी स्क्वायर मीटर के हिसाब से ज़मीनें अलॉट कर दी गई, 10 पैसे के हिसाब से अलॉट कर दी गई, कौन जिम्मेदार है इसका? देखें जी, ये सबसे पहले तो जिम्मेदार वही हैं जिनके पास ये पोर्टफोलियो रहा है, और अब जिस PSC में ये जा रहे हैं वहाँ पे बड़ा ही एक कॉम्पिटेंट और एक ईमानदार आदमी बैठा है। इंशाअल्लाह ताला हमें उससे पूरी तवक्को है कि वो जो जिम्मेदारान है उनको करार वाक़या सजा देगा। जहाँ तक ताल्लुक है ये पिछले 70-75 साल, आपका इशारा नूर आलम खान साहब की तरफ है सर, अब उनके बारे में कह रहे हैं? मैं नूर आलम को कह रहा हूँ जी, वो एक ईमानदार आदमी है, और उस पर 1000 इख्तलाफात होंगे उससे, लेकिन उसकी जात जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। वो बंदा इस हद तक है कि वो झूठ भी नहीं बोलता। उसने अपने दौर में जिस जमात में हो रहा है वो उनके खिलाफ भी खड़ा होकर बोलता है, और आपको तवक्को है कि अब इन मसाइल का हल जरूर निकलेगा। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा, अब्बास साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।